फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम चैप्टर वाइज चल रहे थे, उसी चैप्टर में से हम जो कि गति स्टार्टिंग किए थे हम पिछले क्लास में, गति के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले गति का जो चीज छूटा हुआ था, एक ही चीज हम बोल रहे हैं कि इसमें डिफिनेशन पर ध्यान नहीं देना है, इसको देना है इंटरनेशनल सिस्टम पर और ऐसा मात्रक जो भी है इस सब पर ध्यान देना है। तो चलिए एग्जाम्पल पर, तो सबसे पहले लेते हैं त्वरण। कुछ यानी कि डिफिनेशन हम लिख दें समझने के लिए बस। तो त्वरण चलते हैं क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक लगातार एक समान चाल से चल रहा है, उसके यानी कि वेग में, उसकी चाल में जरा से, जैसे कि कोई साइकिल चला रहे हैं उसमें हम ब्रेक मारते तो वो हमारा त्वरण कहलाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हम ये सब चीज बता चुके थे लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको, आपके लिए। तो त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहलाता है, यानी कि कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है मंदन। मंदन किसको कहता है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। फिर है वेग। वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में। इससे पता चलता है कि वेग मेरा क्या है, वेग मेरा सदिश राशि है। जैसे क्या बोला, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। यानी कि कोई निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु, जिसमें क्या बोले थे, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो तो बस सदिश कहलाती है, लेकिन इसमें दिशा भी है तो क्या, यानी कि पता चलता है कि वेग भी हमारा एक सदिश राशि है। फिर जैसा न्यूटन गति का नियम, जो कि 3 नियम है, तीनों नियम को डिफिनेशन के तौर पर उतना समझना नहीं है, मतलब डिफिनेशन उतना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हम बता देंगे। तो फर्स्ट नियम को हम लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, प्रथम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि मतलब न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। यानी जैसे कि कोई वस्तु ऐसे विराम अवस्था में तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर ये गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहेगा जब तक इस पर यदि ऐसी एक ही दिशा में चला तो एक समान सीधी रेखा में ही चलती रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो सिर्फ आप लोग फर्स्ट लॉ समझाने के लिए लाए, इससे कोई क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, जिसके कारण हम कोई उतना डिफिनेशन लिखकर नहीं लाए हैं। तो चलिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं कि गति के प्रथम, न्यूटन गति के प्रथम नियम को और क्या नाम से जानते हैं, तो गैलीलियो का नियम। यानी न्यूटन गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। यानी कि अगर आपको ये क्या कहता है, फॉर्मूला बताओ, संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुने द्रव्यमान। तो इससे आप यानी कि आराम से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर फॉर्मूला पता रहता है तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं क्या, तो ऐसा यूनिट। तो संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुने स्थानापन्न, वेग गुने द्रव्यमान। ये चीज कहीं कहीं आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, संवेग बराबर क्या है, दिया रहेगा ऑप्शन में ऐसे, तो छांटना है। तो संवेग बराबर था वेग गुने द्रव्यमान। तो वेग ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। ऐसा यूनिट बनाने के लिए जो कि हम लिखे हुए हैं तो मीटर प्रति सेकंड होता है, और द्रव्यमान का होता है इंटू केजी। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये चीज हम फर्स्ट क्लास में ही जब ऐसा यूनिट लेकर आए थे तो उस टाइम संवेग का बता चुके थे। अगर आपको नहीं पता हो तो इससे भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वेग का आता है मीटर प्रति सेकंड, अगुने द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है केजी। तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड, संवेग का ऐसा यूनिट। फिर है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को यानी कि क्या कहते हैं, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला काफी आसान है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने आघूर्ण। यानी कि ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाता है इसका ऐसा ही मात्रक बल आघूर्ण का। फिर चलते हैं कार्य, यानी कि यहां से नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट हो जाता है ऊर्जा का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कार्य। तो कार्य क्या है, कार्य की माप लगाएं। बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल।
इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। और CGS पद्धति यानी कि इंटरनेशनल पद्धति में क्या होता है, तो जूल, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि CGS पद्धति में इसका होता है अर्घ। यानी कि CGS पद्धति में कार्य का मात्रा क्या होता है, तो अर्घ होता है। SI सिस्टम में क्या होता है, तो जूल होता है। लेकिन जब तक कि कहा नहीं जाए तब तक अगर मात्रा पूछे तो जूल को ही ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और यहाँ क्या है, कार्य एक अदिश राशि, क्या है, अदिश है। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। अगर थीटा कोण मिले आपको तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। फिर चलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा दो प्रकार का, कौन कौन सा गतिज ऊर्जा, जो कि काइनेटिक एनर्जी। पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर था 1/2 mv यानी कि हाफ mv²। पहला क्या है, गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला क्या है मेरा, गतिज ऊर्जा है, इसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, दूसरा क्या है मेरा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका मान क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। कुछ कुछ रासायनिक यंत्र है, यानी कि जो है इसका क्या उपयोग होता है, कहाँ ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो सबसे पहले चलते हैं डायनेमो। डायनेमो क्या है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यानी कि डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। फिर मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में व्यक्त कर देता है। कैसे, क्योंकि यानी कि ऊर्जा के साथ साथ वह हीट भी देता है। मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो प्रकाश तो देता ही, उसके साथ साथ हीट भी उत्पन्न करता है। यानी कि मोमबत्ती का रूपांतर किसमें हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, यानी कि मोमबत्ती जो करता है क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा में विभक्त कर देता है, यानी कि रूपांतरित कर देता है। फिर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। फिर लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में दोनों क्या है, एकदम सेम ऑपोजिट है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जस्ट उल्टा काम है दोनों का। फिर है सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये सब पॉइंट आप कुछ कुछ खुद से भी दिमाग लगा के कर सकते हैं। जैसे सोलर सेल है, तो सोलर सेल का क्या करता है, तो ये सौर ऊर्जा को यानी कि प्रकाश को ग्रहण करके ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यानी कि ट्यूबलाइट जैसे कि हम जलाते हैं तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या बना देता है, प्रकाश ऊर्जा में। फिर विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यह कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा को यह प्रकाश और उष्मा में विभक्त कर देता है। यानी कि विद्युत बल्ब का क्या काम है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। फिर है अंतिम विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। फिर अंतिम सितार। अंतिम क्या है, सितार। सितार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि सितार द्वारा क्या आता है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसमें क्या है कि डिफिनेशन पर उतना ध्यान नहीं देना है, यानी कि SI मात्रक पर और एग्जाम्पल पर। फिर यहाँ SI मात्रक है, फिर कहा यहाँ SI मात्रक, इस सब चीज पर ज्यादातर ध्यान देना है, फॉर्मूला पर ज्यादातर ध्यान देना है। किसी डिफिनेशन पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गतिज ऊर्जा, जिसके क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh, इस सब चीज पर ज्यादातर ध्यान देना है। इस चीज को
ये भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज कि किसका किस में रूपांतरित हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।